हेलो गाइस, जैसे कि कल हमने इसका चैप्टर फर्स्ट देखा था और आज हम इसके सेकंड चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। एक दल के प्रभुत्व का दौर, कि किस तरीके से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद एक दल का प्रभुत्व कैसे रहा। जैसे कि अभी आज इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कम से कम 15 सालों से 2014 से अभी तक बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो क्या है, ये एक दल का प्रभुत्व भी तो है। लोग शायद इस गवर्नमेंट को पसंद कर रहे हैं, इसीलिए 15 सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, सबसे पहली चुनौती हमारे देश में क्या थी कि लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती थी। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और इन परिस्थितियों में इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे किन किन समस्याओं का भारत को सामना करना पड़ा, जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि सबसे कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आज़ाद भारत को एक तो बंटवारे का सामना करना पड़ा, हिंदुस्तान से एक पाकिस्तान नया देश बनकर सामने आया। फिर वो जो विस्थापन हुआ उसकी बहुत ज़्यादा चुनौती थी, इतनी हिंसा भरी चुनौती थी, है ना। फिर राष्ट्र निर्माण जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, एक वो चुनौती आ गई। फिर एक तो भारत में क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविधता है, तो उनके बीच में एकता को स्थापित करने की चुनौती थी। तो क्या था, बहुत सारी चुनौतियों को भारत को सामना करना था। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष बढ़ेगा। अब क्या बात कर रहा है इसके अंदर कि जब कुछ देश थे वो आज़ाद हुए, तो उस टाइम पे जो कुछ नेता थे, उन्होंने क्या बोला कि अभी हम क्या करेंगे, अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाएंगे। जैसे होता ना कि ब्रिटिश सरकार से और भी तो देश आज़ाद हुए थे 1947 के बीच में, तो वो जो देश थे उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, अभी अपने देश में लोकतंत्र को नहीं अपनाएंगे। इससे क्या होगा कि जो राष्ट्रीय एकता, इससे क्या होगा कि ना संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, और अभी हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। अभी हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय एकता है उसको हम सबसे पहले मतलब प्राथमिकता देते हैं। तो जो बाकी के जो देश थे जो आज़ाद हुए थे एक तरीके से उपनिवेशवाद से, उन लोगों ने लोकतंत्र को नहीं अपनाया। औपनिवेशिक चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों में इसी कारण से अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। मतलब कि जो लोग आज़ाद हुए थे, मतलब मैंने इससे पहले ही बताया कि जो लोग ब्रिटेन मतलब जो अंग्रेजी से गवर्नमेंट थी उससे जो आज़ाद हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, अलोकतांत्रिक शासन को अपनाया। क्योंकि वो जो लोग थे वो ये मानते थे कि अगर हम लोकतांत्रिक शासन को अपना लेंगे, इससे क्या होगा कि बढ़ावा मिलेगा, मतभेद पैदा होगा, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता नहीं आएगी। तो उन लोगों ने क्या किया कि लोकतंत्र को नहीं अपनाया। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथों में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ। अब क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना में भी लोकतंत्र, चाइना जो है वो कहता है खुद को कि मैं एक लोकतांत्रिक देश हूँ, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक दल का प्रभुत्व है, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का क्या है, शासन चलता है, कम्युनिस्ट पार्टी। वैसे ही पाकिस्तान में भी हम देख सकते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र है, लेकिन क्या है, वहाँ पे लोकतंत्र तो बनाया हुआ है, एक कह देते हैं हाँ हम लोकतंत्र है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, या तो किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता दे सकते हैं। अब जो आपका पाकिस्तान है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सेना ही चलाती है, जो भी चलाती है सब कुछ, सारी चीज़ें वो देखभाल करती है। ऐसी कुछ जगह मतलब कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक नेता के हाथों में क्या होता है, सारा शासन व्यवस्था कायम होती है, लेकिन वो खुद को कहते हैं हाँ हम भी लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन इसको लोकतंत्र नहीं कहते। तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ, कहीं कहीं पर सीधा सेना ने, लिखा हुआ है कहीं कहीं पर सीधा सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली, जैसे कि पाकिस्तान में है। अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत इस दावे से हुई कि जल्द ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता है। अब इसमें क्या बता रखा है कि जो लोग मतलब जो देश ये चीज़ सोच रहे थे कि अभी हम क्या करते हैं, अभी तो हम राष्ट्रीय एकता पर ध्यान देते हैं, बाद में क्या करेंगे, लोकतंत्र को अपनाएंगे, पहले हम एक राष्ट्रीय एकता तो कर लें और बाद में अपना लेंगे। लेकिन जहाँ पर एक बार अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम जाते ना, तो दोबारा उसको नहीं हटाया जाता, क्योंकि अब उसको पता है कि अब सारी चीज़ मुझे ही संभालनी है
और मतलब कहते हैं ना कि खुद को पावरफुल बनाना, तो वो ये थोड़ा ना करेगा कि चलो ठीक है अब एक बार मतलब लोकतंत्र को अपना के जनता के हाथ में सारी अपनी जो पावर होगा वो दे देगा, ये तो वो करेगा नहीं, है ना। इसीलिए तो क्या हुआ कि उन देशों ने क्या किया, अलोकतांत्रिक शासन को अपनाया। ये उन देशों की बात कर रहा है जो उपनिवेशवाद से अलग हुए थे, मतलब उपनिवेशवाद से एक तरीके से आज़ाद हुए थे। एक होता है ना, अंग्रेज़ों ने और भी देशों को गुलाम बनाया था, तो जो और देश जो गुलामी से आज़ाद हुए थे उन देशों ने ऐसा सोचा। लेकिन भारत की थिंकिंग ऐसी नहीं है। अब भारत की हम आगे बात करेंगे। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। क्या है, भारत में भी सेम परिस्थितियां थी। भारत भी तो ब्रिटिश लोगों से आज़ादी हुआ था, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। लेकिन जो हमारे भारत के जो नेता थे उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अभी हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय एकता पे ध्यान देते हैं और जो आपका लोकतंत्र होगा उसे हम बाद में अपनाएंगे, है ना। भारत के नेताओं ने क्या सोचा कि नहीं, हम राष्ट्रीय एकता पर भी ध्यान देंगे और हम लोकतंत्र को भी अपनाएंगे। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से ही थी। मतलब कि मान लो कि अगर जो हमारे देश के नेता थे आज़ादी के बाद बोलते कि हाँ अभी हम क्या करते हैं, लोकतंत्र को नहीं अपनाएंगे, अब हम भी क्या करते हैं, हम बाद में अपनाएंगे, पहले हमारे देश के अंदर जो जो चीज़ें प्रॉब्लम्स फैल रही है पहले उनको देख लेते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा अगर वो करते तो वो बहुत आश्चर्य की बात थी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन वगैरह जितनी भी चीज़ हो रही थी उसकी जो एक मतलब कहते हैं ना, एक गहरी जो प्रतिबद्धता थी, मतलब एक जो सोच थी वो क्या थी, वो लोकतंत्र पे ही थी। उन्होंने मतलब एक लोकतंत्र को रखा हुआ था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोकतंत्र को अपनाएंगे। तो इससे बाकी जो लोग थे उन्होंने भी साथ दिया था। हमारे नेता हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। वह राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का रूप मानते थे। अब क्या बता रखा है कि जो हमारे जो नेता थे वो राजनीति की जो भूमिका जो होती है उसको लेकर सचेत थे, मतलब उनको पता था कि क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है। अब वो क्या था कि जो पॉलिटिक्स थी, मतलब जो राजनीति थी उसको क्या सोचते थे वो लोग, वो ये नहीं देखते कि जो राजनीति है वो एक समस्या है। वो कहते थे कि ये जो राजनीति है वो क्या है, वो एक समस्या का समाधान है ना। ये हमारे नेता जो थे वो ये चीज़ मानते थे। हर समाज के लिए ये फैसला करना ज़रूरी होता है कि उसका शासन कैसा चलेगा। ये तो है ही कि जो भी हर समाज है उसके लिए तो ज़रूरी होता है ना कि भाई उनके देश में कैसा शासन व्यवस्था चलेगी और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए कुछ कानून तो व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, है ना। इनकी आकांक्षाएं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे से विपरीत होती हैं। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रखा, अब इसमें यही बताया हुआ है कि जैसे कि मान लो कोई जो लोकतंत्र वाले देश होते हैं उसमें क्या होता है कि दो पार्टियां होती हैं, कोई एक पार्टी तो होती नहीं है, वो क्या करती है कानून कुछ कायदे कानून वगैरह बनाती है, और दूसरा कि एक दूसरे से विपरीत होते हैं, होता है ना पक्ष विपक्ष, इस तरीके से। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपस में ही पूछे गए हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब क्या इसमें बताया हुआ है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को क्या था, हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, अंगीकृत हुआ था। इसमें लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या था, बनकर तैयार हो गया था। और हमारे संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना कि हमारा संविधान अंगीकृत कब क्या हुआ, अंगीकृत का मतलब है कि बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और इस पर साइन कब किए थे, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 पे इस पर साइन हुए और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी, मतलब कि उस टाइम की बात कर रहा है कि उस टाइम पे एक ही सरकार थी आपकी, अंतरिम सरकार, जिसमें कांग्रेस शामिल थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाएगा। अब क्या था कि हमने तो सोचा था हम क्या करेंगे कि लोकतंत्र को अपनाएंगे। अब लोकतंत्र को अपनाने के लिए क्या होगा, मतलब चुनाव भी तो करवाने होंगे ना, तो निर्वाचित जो सरकार होगी वही चलाएगी। इसलिए अब क्या तय किया गया कि अब क्या होगा,
चुनाव वगैरह करवाए जाएंगे। संविधान ने नियम तय कर दिए थे कि अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की ज़रूरत है। अब जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो संविधान बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें क्या था, कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए थे। उसमें बोला गया था, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया, तो अब क्या था कि हमें संविधान के अकॉर्डिंग ही चलना था और निर्वाचित सरकार चलाएगी अब से, तो हम चुनाव करवाने की एक तरीके से ज़रूरत थी। शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का होगा, ठीक है। अब क्या था, हम तो ये अनुमान लगा रहे थे कि जो इलेक्शन वगैरह हम करवाएंगे, जो चुनाव करवाएंगे, तो कुछ महीनों का काम ही होगा। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ। अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि जो चुनाव आयोग है इसका गठन कब हुआ, तो 1950 में इसका गठन हुआ। और इसके पहले अध्यक्ष जो आयुक्त थे वो कौन थे, सुकुमार सेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में। हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन प्रथम आयुक्त थे। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये सुकुमार सेन, पूरा नहीं दिख रहा। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। अब क्या था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि जो हमारे देश का जो पहला आम चुनाव है वो किसी वक्त हो जाएगा। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। अब क्या है कि भाई जो चुनाव आयोग है उसने भी तो देखा कि भारत जो है वो इतना बड़ा देश है, उसमें निष्पक्ष चुनाव करवाना कोई आसान काम तो है नहीं, और पहली बार हम चुनाव करवा रहे हैं। उस टाइम पे इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं हुआ करते थे, कुछ 15% या मतलब कुछ ही लोग थे जो साक्षर थे। तो और हमारे देश में पहली बार तो हम लोकतंत्र को अपना रहे थे क्योंकि आज़ादी हुए थे उस टाइम पे। तो ये चीज़ें क्या थी, कुछ आसान नहीं थी। चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना ज़रूरी था। अब क्या था कि भाई सीमांकन करना ज़रूरी था कि मतलब जो चुनाव आयोग है वो क्या करेगा कि किन विधानसभा कहाँ पर है आपकी, है ना, ये सारी चीज़ें मतलब देखना बहुत ज़रूरी था। मतलब एक होता है ना सीमांकन क्षेत्र के कितने लोग हैं, मतलब आपका वोटर कितने हैं, उनका पूरी लिस्ट तैयार करना, ये सारी चीज़ें मतलब पहले तो सीमांकन करेंगे ना क्षेत्रों की, कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ें, तो ये करना ज़रूरी था। फिर मतदाता सूची तैयार करना, यानी कि मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना। जैसे कि अभी होता है ना, हमारा वो आता है, वोट आता है हमारे घर पे ही आ जाता है वो। तो पहले क्या था कि उस टाइम पे ये तो कुछ सीच ही नहीं थी, मतलब कोई ऐसा कुछ था नहीं टेक्नोलॉजी पहले तो। अब तो ईवीएम से चुनाव होता है, पहले नहीं होता था, ठीक है। पहली बार डालते तो कुछ शायद एक बॉक्स टाइप का होता था तो उसमें डालते थे, तो ये चीज़ें थी उस टाइम पे। तो क्या था, मतदाता सूची तैयार करना था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। इन महिलाओं को अल्लाह की बेटी फलां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया। अब क्या था कि जब कहते हैं ना कि जब नाम लिखने जा रहे थे, जब जगह जगह के जो भी इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे वो जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि कंप्यूटर वगैरह तो होता नहीं था उस टाइम, मतलब होता होगा लेकिन उस टाइम इतनी वो एक होता ना, नया भारत है, आज़ाद हुआ है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कम थी। तो क्या था कि ना एक रजिस्टर पे शायद वो लोग नाम वगैरह लिखते थे। तो जो बीवियाँ होती हैं, पहले जिसके गांव देहात में जाओगे ना, वो अपने हस्बैंड्स का नाम नहीं लेती, वो कहते हैं हाँ हम उनकी बीवी हैं। तो क्या किया था कि वैसे ही जो गवर्नमेंट, वो जो लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया था, ऐसे लिख दिया था, अला की बेटी फला की बीवी, इस तरीके से लिख दिया था नाम। तो फिर क्या हुआ, चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। अब जो चुनाव आयोग था उसने तो मना कर दिया, भाई ऐसे थोड़ा लेंगे, जो प्रॉपर जिसका नाम है उसको लेके आओ। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पूर्वावलोकन किया जाए, ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। अब क्या हुआ कि जो आपका चुनाव आयोग था उसने बोला कि अब इसको आप दोबारा बनाओ, ठीक है, क्योंकि इसको तो हम नहीं लेंगे, ये तो नहीं चल सकता। ऐसी प्रविष्टियों को जो भी बनाए हुए थे, इन सबको हटा दिया गया। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर्म काम था। इतने बड़े पैमाने पे ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। मतलब कि क्या था
कि एक तो नया नया देश आज़ाद हुआ है, ऊपर से बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी नॉलेज नहीं है चीज़ों की। फिर उसके बाद तभी तो इस तरीके की चीज़ें हुई कि भाई इतना मतलब वोटर आई.डी मतलब आधार इतनी भी कहते हैं ना, इतने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं होते उस टाइम पे लोगों के पास। तो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम लग रहा था दोबारा एक चीज़ उस चीज़ को करवा। अब क्या है, इतने बड़े पैमाने पे उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए क्या 489 सांसद चुनने थे। ठीक है, विधायक कितने थे इस टाइम पे हमारे पास, मतलब 3200 थे, और हमारी जो लोकसभा के लिए सांसद थे वो थे 489। इन मत इन मत इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। मतलब कि और जो लोग वोट डाल रहे थे उनकी जो साक्षर थी वो 15% थी। मतलब सिर्फ 15% ऐसे लोग थे जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकते थे। ठीक है, जो एक तरीके से एजुकेटेड थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा कि भाई 15% लोग क्या हैं, एजुकेटेड है, तो हम किस तरीके से हम चुनाव करवाएंगे, मतदान कैसे कराएं, है ना। तो ये भी चीज़ क्या थी, चुनाव आयोग के सामने एक तरीके से चुनौती थी। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। मतलब कि उनको क्या किया, एक तरीके से ट्रेनिंग दी। अब 15% जो 15% क्या है लोग एजुकेटेड हैं, पढ़ लिख सकते हैं, तो क्या किया, जो अधिकारी थे चुनाव आयोग ने क्या किया, 3 लाख अधिकारियों को एक तरीके से चुनाव कर्मी जो भी थे उनको ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से चुनाव होंगे, थोड़ा बहुत बताया जो भी था ये सारी चीज़ें। देश के विशाल आकार और मतदान की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही आम चुनाव अनूठा नहीं था। ठीक है, अब क्या था, देश के आकार में भी बड़ा है। ठीक है, विशाल बहुत ज़्यादा है। अब देश के अंदर लोग भी तो थोड़े बहुत ज़्यादा ही थे, मतदाताओं की भारी भरकम संख्या थी। तो जो आम चुनाव था वो कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी है, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीबों और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में ये चुनाव स्वतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। अब क्या है कि जो मतदाता हैं, ठीक है, उनकी एक बड़ी तादाद क्या है, गरीब और अनपढ़ है। मतलब कि जो लोग वोट डालेंगे वो लोग क्या है, गरीब हैं, और दूसरा अनपढ़ है। अब जो चुनाव आयोग है उसके सामने क्या है, एक तरीके से परीक्षा की घड़ी है ना। और क्या है, उस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। मतलब कि जो बड़े देश थे, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, पैसे वाले देश थे, उनके बीच में क्या था, लोकतंत्र कायम था। और जितने भी यूरोप के जो देश हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यूरोप के जितने भी जो देश थे उधर क्या था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, उन्होंने नहीं दिया हुआ था। हिंदुस्तान में क्या हुआ कि जो महिलाएं थीं उनको वोट डालने का अधिकार सबसे पहले यहाँ पे दिया गया। ओके, तो जो आपके ये तो महिलाओं को सबसे पहले अधिकार हिंदुस्तान में दिया गया था वोट डालने का। ये अपने आप में ही बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था, है ना। हिंदुस्तान संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़े जुए का करार दिया। मतलब कि अब जो ये इलेक्शंस करवाए जा रहे थे तो बहुत सारे लोग ना इस पर कमेंट पास कर रहे थे, इसकी आलोचनाएं कर रहे थे। तो ऐसे एक हिंदुस्तानी संपादक था जिसने क्या किया, इसको बोला ये इतिहास का क्या है, सबसे बड़ा जुआ है। और एक ऑर्गेनाइज़र नाम की पत्रिका थी, ठीक है, ऑर्गेनाइज़र नाम की पत्रिका थी, उसमें लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ये देख लेंगे और पछतावा करेंगे कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार असफल रहा। मतलब कि जो एक ऑर्गेनाइज़र नाम की एक पत्रिका थी उसने बोला कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो अपने जीवित रहते, मतलब अपने ज़िंदा रहते हुए ये देख लेंगे कि उन्होंने जो ये निर्णय लिया था लोकतंत्र को कायम रखने का और ये इलेक्शन करवाने का, ठीक है, और ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करवाने का, ये क्या होगा, ये असफल रहेगा। ऐसा लोगों ने संभावनाएं की थी। उसके बाद इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज़ नुमाइंदे का दावा था कि आने वाले वक्त और अब से कहीं ज़्यादा जानकार दौर बड़े विश्व में लाखों अनपढ़ लोगों का मतदान की एक बेहुदा नौटंकी होगा। मतलब कि एक अंग्रेज़ था जिसने ये चीज़ बोली थी कि अब आने वाला जो वक्त होगा,
अब से कहीं ज़्यादा क्या होगा, जानकार दौर बढ़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोग। मतलब वो कह रहा था कि ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं एक तरीके से क्या है, अनपढ़ लोगों के मतदान की ये एक बेहुदा नौटंकी है, इस तरीके से उसने ताना कसा था। चुनाव को 2 बार स्थगित करना पड़ा और आखिरकार 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव करे गए। ठीक है, अब जो चुनाव था वो क्योंकि 1950 में हो रहे थे, लेकिन वही है ना कि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मतदान सूची थी उसको दोबारा बनाया गया, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो क्या गया कि ये चुनाव ना एक तरीके से 1951 में चले अक्टूबर में, और 1952 तक मतलब फरवरी तक चले, तो इसलिए इसको 1952 का ही चुनाव बोला जाता है। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए थे। ठीक है, अब क्या है, चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना पर कुल 6 महीने लगे। मतलब कि जो ये पूरा जो सिस्टम था, चुनाव आयोग का जो अभियान था मतदान कराने का, मतगणना कराने का, इसमें टोटल कितना टाइम लगा, टोटल 6 महीने लगे। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ कि जो आपके जो उम्मीदवार थे, जो कैंडिडेट थे, उनके बीच में मतलब मुकाबला भी हुआ था, मतलब एक तरीके से डिबेट्स वगैरह बोल सकते हो। औसतन सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव में मैदान में आए। मतलब कि जब फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे 4 ऐसी पार्टी थी जिन्होंने हिस्सेदारी की थी। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, और जो लोग थे मतलब इसमें एक तरीके से कहते हैं ना, पार्टिसिपेट किया और लोगों ने। कुछ मतदाताओं में आधे से अधिक मतदान के लिए अपना वोट डाला, मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना मतलब वोट डाला था। चुनावों के परिणाम घोषित हुए। जो हारने वाले उम्मीदवार ने इस परिणाम को निष्पक्ष बताया। अच्छा, अब इसमें क्या बताया हुआ है आपका ऊपर कि जो मतदाता सूची तैयार की गई थी उसमें से बहुत आधे से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले थे, कुछ लोगों ने नहीं दिए थे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एकदम बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, क्योंकि पहली बार इलेक्शन और तो लोगों को देखना था, हाँ भाई कैसे होते हैं, किस टाइप से होते हैं ना। फिर अब इसमें बता रखा है कि जब इलेक्शन हो गए उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आया, देन जो विपक्षी पार्टियां थी एक तरीके से उन्होंने क्या बोला कि ये जो परिणाम घोषित हुए, जो उम्मीदवार थे उन्होंने बोला कि ये जो चुनाव हुआ एकदम निष्पक्ष तरीके से हुआ, इसमें मतलब कोई भी एक तरीके से कहते हैं ना गलत चीज़ नहीं हुई। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि जो ये चुनाव हुए, अब भाई ये बहुत अच्छे तरीके से हुआ, ऐसा कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं हुई, जो भी हुई थी भाई पहले उन्होंने कर दिया कि स्थगित कर दिया, बेशक टाइम लगा, लेकिन क्या हुआ कि निष्पक्ष तरीके से हुआ। और जितने भी जो आलोचक कर रहे थे, मतलब कि जितने भी लोग कमेंट जो कर रहे थे, जो हमारी आलोचनाएं कर, हम जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उनका क्या हुआ, एक तरीके से मुंह बंद हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया। अब जो एक न्यूज़पेपर बता रखा है इसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि जो ये चुनाव हमने करवाए उससे क्या हुआ कि जो भी आलोचक थे उनके मुंह पे पानी फेर दिया, है ना। ये जो लोग कह रहे थे उसका उल्टा ही हुआ। जो सार्वभौमिक मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे, मतलब कि जो लोग बोल रहे थे कि भाई ये जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार करवा रहे हैं ये तो एक सौदा है, ये तो बेकार ही होगा, है ना, आगे जाके तो असफल ही होगा, नेहरू जी पे इतने ताने कस रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि इसका उल्टा हो गया। देश से बाहर के परिवेश को भी हैरान हो गए, मतलब कि हमारे देश से जो बाहर कि जो ये विदेशी बैठ के जो हम पे ताना कस रहे थे वो भी हैरान हो गए कि हैं इतना अच्छा इलेक्शन हुआ भारत देश में। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही थी कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग की बखूबी को अंजाम दिया है। मतलब कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया था उसने ये भी लिखा था कि जो भारतीय जनता थी उसने विश्व के इतिहास में, ठीक है, इतिहास में क्या किया था, लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया था। मतलब कि बहुत ही अच्छा इलेक्शन हमारे देश में हुआ था। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास की मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब एक होता है ना कि बहुत ही अच्छी तरीके से में लोकतंत्र हुआ, मतलब इलेक्शंस पूरी दुनिया में अच्छी तरीके से चुनाव मतलब इलेक्शंस हुए,
और कहते हैं उसको मील का पत्थर साबित हुआ जो इलेक्शन करवाया था। अब ये दलील दे पाना संभव नहीं हो रहा था कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते। मतलब अब जो ये लोग ये कह रहे थे कि जो लोकतंत्र है सिर्फ उसी देश में कायम रह सकता है और जो चुनाव है उसी देश में करवाए जा सकते हैं जहाँ की जो एक तरीके से जनता है वो क्या हो, वो शिक्षित हो, मतलब सिर्फ शिक्षित हो और मतलब रिच हो, ऐसा ना कोई गरीब हो, ऐसा नहीं था। हमारे देश ने क्या हुआ, ये जो बात थी, ये जो सोच थी, इसको पलट दिया। हमारे देश ने एक तो गरीब था, मतलब गरीबी थी उस टाइम पे और अशिक्षा भी बहुत थी, लेकिन तब भी हमारे देश में क्या हुआ कि जो सार्वभौमिक वयस्क अधिकार था वो सफल रहा और जो भी लोग ये चीज़ सोच रहे थे उनके मुँह पे एक तरीके से चांटा मारा। अब क्या है, यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है। कि अब क्या है, इसमें ये बात शामिल हो गई कि जो लोग ये बोल रहे थे कि नहीं पहले हम राष्ट्रीय एकता पे बल देते हैं उसके बाद हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, तो क्या था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ बातों की थी। जब हमारे देश में ये जो लोकतंत्र, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, जब हमने वो चलाया और मतलब इससे ये साबित हो गया कि किसी भी देश में, चाहे वो दुनिया का पढ़ा लिखा देश हो ना हो, उसमें लोकतंत्र को अपनाया, अगर हम अपनाना चाहते हैं तो हम अपना सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर, कि जब पहले जो 3 आम चुनाव हुए तो उसमें जो कांग्रेस है उसका प्रभुत्व किस तरीके से रहा। पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। मतलब कि भाई जो कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी थी, ठीक है। उसका जो गठन है एक तरीके से वो 1885 में किया था A.O. हयूम ने, जो आपकी कांग्रेस पार्टी है उसका। तो मतलब ये किसी को अचंभा नहीं था कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सबको पता ही था कि हाँ कांग्रेस को ही जीतना है, क्योंकि वो बहुत पुरानी पार्टी है और उसमें बहुत ज़्यादा दिग्गज नेता थे आप जैसे कि नेहरू जी, तो बहुत उनको पसंद करते, तो ये था कि हाँ भाई कांग्रेस ही जीतेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। मतलब कि अब जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी थी उसको एक कांग्रेस पार्टी कहते थे। इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत में हासिल थी। अब ये जो पार्टी है वो तब से चली आ रही है जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, और इस पार्टी में क्या था कि आपके देश को आज़ाद कराने में बहुत ज़्यादा मतलब इसका योगदान रहा है। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। मतलब कि क्या था, यही एक ऐसी पार्टी थी जिसका पूरा संगठन एक देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। अब जो कांग्रेस पार्टी है वो एक तो भाई विरासत में मिली हुई पार्टी है, विरासत से है, मतलब बहुत टाइम पहले से थी ये पार्टी, और दूसरा इसमें एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है, करिश्माई नेता है जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जिनसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। मतलब कि जब चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम पे क्या था कि नेहरू जी खुद जाते थे और मतलब अभियान होता ना, एक तरीके से वो करते थे और दौरा करते थे देश का। जब परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। मतलब कि जब जिस टाइम पे इलेक्शन के रिजल्ट आए तो क्या हुआ कि बहुत ही भारी सीटों से कांग्रेस जीती। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें जीती और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनाव में बहुत आगे निकल पड़ी। अब जो टोटल सीट थी वो कितनी थी आपकी, 489 सीटें थी, जिसमें से 364 सीटें किसको मिल गई, कांग्रेस को मिल गई। तो ये क्या था कि बाकी पार्टियों को जितनी भी इसकी और जो कैंडिडेट पार्टी थी उनको पीछे छोड़ दिया और ये पार्टी बहुत ज़्यादा आपकी आगे निकल गई, ठीक है। जहाँ तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर कौन सी पार्टी थी आपकी, कांग्रेस पार्टी, जो 489 सीटों में से 364 सीटें लाई थी, और जो दूसरे नंबर पर पार्टी रही वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये क्या है, ये एक छोटा सा ना एक चार्ट बना हुआ है बुक में ही, कि जो पहले आम चुनाव हुए, जो पहले के जो शुरू के जो 3 आम चुनाव हुए थे उसमें किस किस तरीके से थी। तो पहले आम चुनाव में जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी
उसको 489 सीटों में से आपकी 364 सीटें मिली थी। और दूसरे नंबर पे जो पार्टी रही थी वो थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको 37 सीट मिली थी, और बाकी की छोटी छोटी पार्टी दे रही हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लोकसभा सीटें थी वो बढ़ गई, 494 हो गई। उसमें उस टाइम पे जो लोकसभा जो कांग्रेस थी, आपको कितनी सीटें मिली? उसको 71 सीटें मिली 494 में से, ठीक है। इसमें से इतनी सीटें मिली, 371। और सेकंड नंबर पे कौन सी पार्टी रही? आपकी कम्युनिस्ट पार्टी रही, उसको एक तरीके से 42 सीटें मिली। उसके बाद आता है आपका ये, जब तीसरा आम चुनाव होता है तो उसमें जो कांग्रेस पार्टी होती है उसको मिलती है 361 सीटें। उस टाइम पे भी आपकी जो सीट लोकसभा सीट थी वो सेम ही थी, 494। उसमें 61 सीटें मिलती है, और जो आपकी कांग्रेस ये जो पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसमें 29 सीटें मिलती हैं, बाकी की ये छोटी छोटी पार्टियाँ हैं। कुल 16 सीट हासिल हुई उसे, मतलब कि जो सेकंड पार्टी थी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको मतलब टोटल 16 सीट हासिल हुई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। मतलब कि लोकसभा के चुनाव तो हो ही रहे थे, फिर उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में बड़ी जीत हासिल हुई। मतलब कि लोकसभा में भी जो आम चुनाव हुआ है उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीती, फिर उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें भी आपकी कांग्रेस पार्टी जीती। त्रावणकोर, कोचीन, मतलब आजकल का जो पहले उसका जो केरल था उसको कोचीन बोलते थे, केरल का हिस्सा, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत की दर्ज की। मतलब कि आपके मद्रास, उड़ीसा और ये जो हिस्से इनको छोड़ दे तो बाकी जगहों पे कांग्रेस पार्टी की ही जीत हुई। आखिरकार इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मतलब ये जो तीनों राज्य थे, एक सेकेंड, और क्या था कि मतलब ये जो 3 राज्य थे, मतलब और जो राज्य मतलब जो भी था बच गए, वो जो भी था उन्होंने क्या किया कि अपने गठबंधन कर लिया और गवर्नमेंट बना ली। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का ही शासन रहा। अब राष्ट्रीय स्तर पर भी कौन है? कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। और जो प्रांतीय स्तर है उस पर भी कौन है? कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि विधानसभा में भी वो जीत गई थी और आपके जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी जीत गई थी। विधानसभा से क्या बनते हैं? आपके सीएम बनते हैं, और जो आपके जो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उससे आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। अब क्या था कि जो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब वही आपके प्रधानमंत्री बने पहले आम चुनाव में। यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिया गया है, इस पर एक नज़र दौड़ाने का आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। अच्छा, ये मैंने ऊपर पहले दिखाई दिया है। 1952 और 1962 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी? जब हमारे देश में जब 1952 और 1962 मतलब जो चुनाव हुआ 1952 का, तो पिछले आगे के जितने भी जो 5 साल थे उसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या हुआ, बहुत अच्छे से कह रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि बहुत अच्छा, तो इसमें ही बताया हुआ है कि जो 10 साल थे, मतलब 52 से जो 62 के बीच में जो टाइम पीरियड था, उसमें क्या था, कांग्रेस पार्टी बहुत कहते हैं ना बहुत भारी भरकम वोटों से जीती थी, बहुत भारी सीटें, क्या था, एक तरीके से बहुत हावी थी और पार्टियों के ऊपर। दूसरे आम चुनाव में 1957 और तीसरे आम चुनाव में 1962 में हुआ। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और 3/4 सीट उसे मतलब मिली थी। अब क्या था कि पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, फिर तीसरा आम चुनाव 1957 में, दूसरा आम चुनाव 1957 में, 57 में, 1957 और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। तो ये जो पहले के जो 2 आम चुनाव थे उसमें क्या था, बहुत भारी मात्रा से उसने जो कांग्रेस थी वो सीटें जीती उसने। कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशक भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकती थी। अब क्या था कि कांग्रेस पार्टी ने अकेले ही इतनी पार्टी जीत ली थी कि जितनी भी जो उसकी विपक्षी पार्टी थी ना, वो मिलकर भी अगर गठबंधन भी कर लेती ना, तब भी वो उसके मुकाबले नहीं पहुंच पाती। विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत में नहीं मिला।
ऐसे ही एक उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन की सरकार बनी। फिर क्या हुआ, 1957 में क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने क्या किया, गठबंधन कर लिया, और गठबंधन कर लिया फिर उसके बाद उसने क्या किया, केरल में अपनी सरकार बना ली। ऐसे एकाध मामलों पे अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों में कांग्रेस पार्टी का ही पूरा नियंत्रण था। अब क्या था कि भाई नेशनल लेवल पे भी किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और स्टेट लेवल पे भी क्या है, कांग्रेस की ही सरकार है। मतलब कुछ ही ऐसी जगह थी एक इक्का दुक्का जहाँ पे जो कांग्रेस है उसकी सरकार नहीं थी, बाकी पूरे देश में कांग्रेस की सरकार ही थी। अब कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनावी राजनीति के कारण भी बड़ा चढ़ा कर दिखा सकते हैं। मतलब कैसे बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी का ये जो आंकड़ा है वो चुनावी प्रणाली में मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ा कर भी दिखता है। मतलब एक होता ना कि भाई 15 साल बहुत ज़्यादा टाइम तक उसका इतना ज़्यादा दबदबा रहा, इतनी जीत से जीती, तो थोड़ा बड़ा चढ़ा कर भी दिखा सकते हैं। एक कहते हैं ना अतिशयोक्ति। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी जीती तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74% सीट हासिल हुई थी। ठीक है, अब इसमें बता रखा है वोट उसको कितने मिले थे, 45%, और जो कांग्रेस को जो 74% जो फीसदी जो थी वो सीटें हासिल हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी वोट पर हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही थी। अब इसमें बता रखा है, अच्छा 1952 का जो चुनाव था उसके अंदर सोशलिस्ट पार्टी थी जो दूसरे नंबर पर रही थी। उसे 1952 के चुनावों में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 33% भी सीटें भी नहीं जीत पाई। मतलब कि उसको वोट तो ज़्यादा मिल रहे थे लेकिन सीटें वो ज़्यादा नहीं जीत पाई। पहली जो नंबर 1 पार्टी थी वो थी आपके ऊपर, तो अच्छा ठीक है। आखिरकार ये कैसे हुआ? पिछले साल भारतीय संविधान, अच्छा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हमारे देश की चुनावी प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत के तरीके को अपनाया गया था। अब क्या था कि जो चुनाव प्रणाली हुई वो क्या हुआ, एक तरीके से एक कहते हैं सार्वभौमिक वोट करा गया था। मतलब सबको वोट डालने का अधिकार था, तो जीत का क्या तरीका था, यही था। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े से ज़्यादा वोट हासिल करती तो दूसरी पार्टी को पर्याप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उससे कहीं ज़्यादा सीट हासिल होती। अब क्या इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया हुआ था कि अगर मान लो कि हम किसी और मतलब पार्टी को वोट देते तो क्या होता कि मतलब उनको जोड़ देते आपस में, मतलब उनके जो वोट थे वो जोड़ देते तो कांग्रेस पार्टी से मतलब बहुत ज़्यादा उसके वोट आगे निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवार को वोट जोड़ दें तो एक कांग्रेस पार्टी की हासिल कुल जो वोट थे उससे कहीं ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धा पार्टियों और उम्मीदवारों में बट गए। इसमें बताया हुआ है कि जो भाई कांग्रेस पार्टी थी, एक तो अकेले उसको इतनी सीट मिली थी और बाकी की जो पार्टीज थी, जो उम्मीदवार थे, वो क्या था, वो आपस में एक तरीके से मान लो बट गए थे, वरना उनकी भी जीत हो सकती थी। अब क्या है, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति बताइए कि उसका क्या नेचर था, किस कारण से वो इतना जीत रही थी। इसीलिए भी है भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। मतलब कि भारत ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पे एक पार्टी का दबदबा रहा हो कुछ टाइम तक। और भी देश है, जैसे कि अभी क्या है, पहले कांग्रेस का था, अब आपका बीजेपी का है। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नज़र दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे, एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत उदाहरण मिलेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ऐसा देश है जो एक पार्टी के प्रभुत्व से गुजरा हो, बहुत सारे देश मिलेंगे। हम उदाहरण के तौर पे उदाहरण में देख सकते हैं। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच बहुत बड़ा एक भारी मात्रा में एक तरीके से फ़र्क है। अब क्या है कि जो देश हैं
उसमें एक पार्टी का प्रभुत्व और भारत में जो एक दल के प्रभुत्व का दौर है वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब कि वहाँ पे क्या है कि किसी एक पार्टी का ही दबदबा रहेगा, है ना। भारत में ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे तो इलेक्शन होते हैं कि जिसको जो पार्टी लगी अच्छी लगेगी वो काम कर लेगी। उसका बस कुछ टाइम पीरियड था जब तक वो रही, जब उसने भी गलत काम करने शुरू कर दिए, उसके भी मतलब कुछ काम लोगों को पसंद नहीं आए, तब वो भी हार गई। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ। इसका क्या मतलब है कि जो और जो देश थे वहाँ पे जो एक पार्टी की का जो प्रभुत्व आया वो क्या था, लोकतंत्र की कीमत। मैंने पहले शुरू वाले में बताया था कि अगर क्या होगा कि अभी क्या करते हैं हम, राष्ट्रीय एकता, जो बाकी के जब देश आज़ाद हुए थे उन्होंने सोचा कि अभी हम क्या करते हैं, अभी से हम थोड़े टाइम तक क्या करेंगे, अभी लोकतांत्रिक शासन को अपना लेते हैं, बाद में हम लोकतांत्रिक शासन को अपना लेंगे, क्योंकि अभी अगर हमने अपनाया तो बहुत ज़्यादा ना अव्यवस्था फैल जाएगी, पहले हम व्यवस्थित कर लें चीज़ों को, ये सोचा लोगों ने। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं सोचा, उसने शुरू में लोकतंत्र को ही अपनाया। तो वहाँ पे क्या था, जो और जो देश थे वहाँ पे अलोकतंत्र शासन इसलिए था, इसलिए फिर क्या हुआ, बाद में थोड़ा ना लोकतंत्र बनाएंगे, कोई नहीं बनाता बाद में। फिर कुछ देशों में मसलन चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन में अनुमति दी गई है। अब जैसे कि आप क्यूबा में देख लो, चीन में देख लो, चीन में एक ही पार्टी है, सीरिया में भी एक ही पार्टी है, उनके संविधान में एक ही पार्टी को मतलब एक ही पार्टी को देश में शासन करने की अनुमति दी हुई है। कुछ देश जैसे कि म्यांमार, बेलारूस और एरिट्रिया एक में ही एक पार्टी के प्रभुत्व का कानूनी और सैन्य उपायों के मतलब जो चलते कायम है, और सैन्य उपायों के चलते चलन हो गए, कायम हुआ है। अब इसमें क्या बता रखा है कि कुछ ऐसे देश हैं, जैसे कि देश के उदाहरण भी दिए हुए हैं, वहाँ पे क्या एक पार्टी का तरीके से प्रभुत्व है, एक पार्टी का प्रभुत्व है। वहाँ पे उनके संविधान में दिया हुआ है कि जो एक पार्टी है उसी का शासन रहेगा। और वहाँ पे कुछ कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे सेना जो है वो चलाएगी देश को। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी एक पार्टी वाले प्रभुत्व वाले देश थे, ठीक है। ये जो मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, ताइवान जो भी है, ये इनमें भी एक पार्टी के प्रभुत्व का दौर था। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन निर्धारणों से कहीं अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पार्टी का दौर रह गया, मतलब वहाँ पे क्या था, एक ही पार्टी की सरकार रही। भारत में ऐसा नहीं हुआ, यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ। यहाँ पे तो ये था, ऐसा नहीं था ना, यहाँ पे तो वही लोकतंत्र पहले हमने अपनाया, उसके बाद हमने इलेक्शंस वगैरह करवाए। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की, और तब भी कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव में जीती गई। अब क्या है, यहाँ पे इलेक्शंस करवाए गए, इलेक्शन से जो कांग्रेस पार्टी थी वो जीत रही थी और निष्पक्ष तरीके से। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ, ठीक है। भारत का उदाहरण बहुत ही कुछ दक्षिण अफ्रीका में मिलता जुलता है। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में हैं, कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी है वो इतना जो जीत रही थी, उसकी सफलता का कारण क्या था, स्वाधीनता संग्राम। मतलब कि वही वो एक तो बहुत ज़्यादा पुरानी पार्टी थी, और उसने ना आंदोलन वगैरह जो हुए थे उनमें मतलब बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था, और लोग क्या थे, उनको उस पार्टी को पहले से भी पसंद करते थे। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया है, ठीक है। जो भाई कांग्रेस पार्टी है वो क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का वारिस, इसको बोला गया है कांग्रेस पार्टी को। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणीय रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। अब क्या था कि पहले जो आपकी जो कांग्रेस पार्टी है ना, इसी से निकल के जो और पार्टियां वो बनी हैं। अब इससे निकल के जो पार्टी बनी है वो क्या कर रहे थे कि अब उन्होंने अपनी एक नई लोग जो निकल के, मतलब मान लो कांग्रेस की कुछ विचारधाराएं जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही, अब वही लोग निकल के अपनी एक अलग पार्टी बना रहे थे, और वही कांग्रेस के विरुद्ध एक तरीके से उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे थे चुनाव। पहले जो कांग्रेस थी उसका जो चुनाव चिन्ह था वो दो बैलों का था। दो बैलों का जो कांग्रेस है उसका जो चुनाव चिन्ह था पहले था दो बैलों का जोड़ा, जो ऊपर दिया भी हुआ था। ये रहा कांग्रेस का मतलब जो उसका चुनाव चिन्ह था पहले। हाथ तो अभी बना है ना, पहले इसका जो चुनाव चिन्ह था वो यही था, दो बैलों का जोड़ा।
कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे होते थे। कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। अब क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा सुसंगठित थी, मतलब कि और जो लोग थे वो अपनी रणनीति बना रहे होते थे और जो दल होते थे, लेकिन कांग्रेस होती थी क्या करती थी, वो अपना अभियान शुरू कर देती थी डायरेक्ट। अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास हुआ अथवा उसके बाद में हुआ। मतलब कि बहुत अच्छी ऐसी पार्टी हैं जो कांग्रेस पार्टी वो ही बहुत टाइम तक चली आ रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस से ही निकल के कुछ पार्टी बन गई। तो कुछ तो आज़ादी से पहले हो गया, कुछ बन गई पार्टी, और कुछ आज़ादी के बाद पार्टी बनी। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फ़ायदा मिला। अब कांग्रेस क्या है, एक तो बहुत ज़्यादा अव्वल है क्योंकि उससे ही तो निकल के लोग बने हैं, तो वो और एक इकलौता होने का फिर फ़ायदा मिल गया। आज़ादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चारों ओर फैल चुकी थी, चारों ओर फैल चुकी थी। अब आप ये मानचित्र देखिए फिर इस पार्टी के संगठन में। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्या है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। आप ये बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ। मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कांग्रेस जो पार्टी है इसका गठन 1885 में हुआ था, और एक अंग्रेज़ था जिसने इसका गठन किया था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम, ये जो भी है ह्यूम, इस तरीके से उस ह्यूम ने इसका गठन किया था, A.O. ह्यूम ने। उस वक्त यह नवशिक्षित कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी, लेकिन 20वीं सदी में इसमें जन आंदोलन का रूप ले लिया। जब कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था तो उस टाइम पे क्या था, इसमें सिर्फ नवशिक्षित लोग थे, एकदम एजुकेटेड लोग हुआ करते थे, कामकाजी लोग हुआ करते थे, और व्यापारिक वर्ग, ये इन लोगों का ये क्या था, एक समूह था। लेकिन 20वीं सदी में क्या हुआ, इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हुआ। ओके, क्या हो गया कि जो कांग्रेस थी, मतलब जब 20वीं सदी आ गई तो उसने क्या हुआ, एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हो गई ये पार्टी, और आपका जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें इसका एक अलग दबदबा हो गया। शुरू शुरू में क्या हो गया, शुरू में कांग्रेस में अंग्रेज़ीदा, आंगड़ी जाति, उचले मध्य वर्ग और शहरी अभिजनों का बोलबाला था। तो भाई शुरुआत में जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें तो इसमें क्या था, बहुत अमीर वर्ग के मतलब लोग इसमें शामिल थे शुरू में। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन चलाए, उसका सामाजिक आधार बढ़ा। मतलब अमीर जाति तो थे इसके अंदर, मतलब उचले जो वर्ग थे वो लोग तो थे, लेकिन क्या था कि इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए तो इसका जो सामाजिक आधार था, जो सामाजिक एक तरीके से बेस था, वो बढ़ गया। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। मतलब कि क्या था कि कांग्रेस ने क्या था, जो परस्पर विरोधी हित थे, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, इनके जो विचारधारा से अलग थे, उनको एक साथ मतलब जोड़ लिया। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बाशिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक एवं मध्य, निम्न और उच्च वर्ग तथा जाति सबको जगह मिल रही थी। मतलब ये जो पार्टी थी ना एक तरीके से कांग्रेस पार्टी, इसमें फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे वर्ग के लोग जुड़ते गए, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे कोई गांव का हो, चाहे कोई शहर का हो, कोई मजदूर वर्ग हो, मालिक हो, मध्य वर्ग हो, कुछ भी हो, इस पार्टी में सब ऐड होते गए धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व भी विस्तृत होता गया। पहले तो एक छोटी सी पार्टी जिसमें कम लोग थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती गई। इसका नेतृत्व वर्ग अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर से लोगों तक ही सीमित नहीं रह गया। अब क्या था, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि उच्च वर्ग के लोग हैं या कुछ पेशेवर लोग तक सीमित है, ऐसा नहीं है।
इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी उभरे। अब क्या हुआ कि इसमें ना पहले तो क्या था, अमीर अमीर लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो तो अगर बात करेंगे तो अपने लिए बात करेंगे ना। अब इसमें क्या हुआ, छोटे से छोटे गांव के किसान थे, उनमें से भी एक कोई भी एक लोग आते थे और इसमें पार्टी में जुड़ जाते थे। फिर वो अपने उन बताते थे कि हितों की बात करते थे। तो क्या हुआ कि सब एक तरीके से धीरे धीरे छोटे से छोटे मतलब एक तो ना छोटे गांव के नेता भी इसमें उभर कर आए। आज़ादी के समय कांग्रेस एक सतरंगे सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा तथा अन्य हितों के आधार पर सामाजिक गठबंधन से भारतीय विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। अब क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी थी, इसमें धीरे धीरे बहुत सारे लोग शामिल हो गए थे और क्या था कि सामाजिक गठबंधन में जो भारत में जो इतनी विविधता है उसकी नुमाइंदगी हो रही थी। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान कांग्रेस के साथ एकमत कर ली। कई बार यह भी हुआ कि बिना समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकसा नहीं किया और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के भीतर कांग्रेस में बने रहे। अब क्या था कि कुछ कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे कि कांग्रेस की बात इनको पसंद नहीं आती थी कुछ कुछ लोगों को, लेकिन वो तब भी क्या करते थे, कांग्रेस के वो अंदर ही रहते थे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन में भी थी। कांग्रेस ने अपने आदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर धाराओं, मध्य गर्मियों जो मार्गियों और को समाहित था। अब क्या है, जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें सिर्फ एक विचारधारा वाले लोग नहीं थे। उसमें क्या था, उसमें हर विचारधारा वाले लोग रहते थे। ठीक है, जैसे कि रेडिकल, कंजर्वेटिव, शांतिवादी, कुछ लोग ऐसे थे कि जो शांति की बात करते थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा एक कहते ना गर्मपंथी होते थे, कुछ नरमपंथी होते थे, दक्षिणपंथी होते थे। क्या था कि हर विचारधारा के जो लोग थे इसके अंदर शामिल थे कांग्रेस में। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूहित और राजनीतिक दल तक आ जुड़ते थे, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आज़ादी के पहले वक्त में अनेक संगठन पार्टियों कांग्रेस में रहने की इजाज़त थी। अब क्या, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पे कांग्रेस की पार्टी थी और बहुत कहते हैं ना एकदम नेशनल लेवल की पार्टी थी है। तो उसमें ना हर कोई आ जुड़ता था और आने की एक तरीके से इजाज़त थी इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। देन अब क्या है, हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे, इनका संगठित ढांचा भी था। इनमें से कुछ मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बन गए। अब क्या था कि ये जो जितने भी जो लोग शामिल थे कांग्रेस पार्टी में, इनके माइंड में कुछ लोग होते ना कि गर्मपंथी, नरमपंथी, तो उनकी अब एक अपना ही संविधान था। संविधान उनकी अपनी ही सोच थे, वो अपने तरीके से चलना चाहते थे, लेकिन बस वो जुड़े कांग्रेस पार्टी के साथ थे क्योंकि वो नेशनल लेवल की पार्टी थी। फिर क्या होता है कि आज़ादी के बाद क्या होता है कि कुछ पार्टी इससे अलग हो जाती है। जैसे एक कांग्रेस से निकल के एक पार्टी बनती है सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस से निकल के, और क्या था, कांग्रेस के अलग होकर एक विपक्षी दल बन जाता है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस की नीति शायद उसको पसंद नहीं आ रही होगी। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मजबूत मतभेद को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले ना पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिला रखती थी और एक आम सहमति पर कायम कर लेती थी। अब क्या है कि जैसे कि मान लो कुछ मतभेद हो गया, उसमें क्या है ना कि कुछ लोग बोलेंगे हमें आपकी चीज़ पसंद नहीं है, कांग्रेस पार्टी को बोलते थे। तो कांग्रेस पार्टी का ये था कि ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं, लेकिन आप हमारी पार्टी में आ सकते हो, मिला लेती थी उस पार्टी अपने आप में। तो ऐसे कांग्रेस में क्या था, अलग अलग विचारधारा के लोग शामिल थे, वो किसी एक विचारधारा की पार्टी नहीं थी कांग्रेस। अब आता है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी। कि जो कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया कि ठीक है, आपकी विचारधारा है, हम इसको अपनाते हैं, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो यह थी कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने आप में शामिल कर लेता था। कि ठीक है, आप जो भी विचारधारा है ठीक है, लेकिन एक तो ना गठबंधन कर लेते उन लोगों से। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचाना होता था। इससे क्या होता था, जैसे कि मान लो कि कांग्रेस में क्या है, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। अब कोई एक मान लो कि एक विचारधारा के ही लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई अति करे, है ना, अपनी ही चलाए,
तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ लोग होने चाहिए ना। अगर मेरी विचारधारा मान लो कुछ अलोकतांत्रिक देश को अपनाने की, और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र को अपनाने की बात करें, लेकिन अगर वो मेरी पार्टी में अगर लोग होंगे मुझसे ही डिबेट करने वाले, तभी तो हम उन चीज़ों को कर पाएंगे। तो क्या था, इसीलिए जो अतिवादी रुख ना करे, इसीलिए क्या करती थी कांग्रेस, उनको अपने आप में शामिल कर लेती थी। हर मसले पर संतुलन का साध कर चलना पड़ता था। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और समावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। अब यही है कि अगर हम कोई फैसला ले रहे हैं तो उस पर डिबेट होगी, उस पर 10 लोग उस पर क्या होंगे, अपने अपने विचार करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर सुलह समझौते करेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक कुछ भी जो एक होता है ना, एक कुछ उसका फिर परिणाम निकालेंगे। फिर ये कहते हैं गठबंधन की विशेषता होती है। इस रणनीति की वजह से विपक्ष में कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती। अब क्या है कि मान लो कि कोई विपक्ष पैदा हो गया, एक तरीके से मान लो कांग्रेस के विरुद्ध में कोई विचारधारा आ गई, कांग्रेस क्या करती थी, उसको अपने में मिला लेती थी। दूसरा, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी होती है। ठीक है, विभिन्न समूहों और नेताओं की महत्वाकांक्षा की भी उसमें समाई होती है। ये जो टॉपिक्स हैं इसमें इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, आगे मैं बताती हूँ, इसमें कुछ है नहीं खास। कांग्रेस अधिकतर प्रांतीय इकाइयों, विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें एक विचारधारा वाले लोग शामिल नहीं थे, उसमें कई विचारधाराओं वाले लोग शामिल थे। गुट अलग अलग विचारधारा रुख अपनाते थे। ओके, और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्य वर्गीय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस गुट को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। अब कांग्रेस में जितने भी जो लोग थे और जो कांग्रेस की विपक्षी पार्टी थी, वो क्या करते थे, उनमें थोड़ा सा एक ना दरार लाने की कोशिश करते थे, और जो दूसरी पार्टियां थी, इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियां और फैसले को अप्रत्यक्ष रीति के रूप में प्रभावित कर पाती थी। यह पार्टी सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। अब क्या होता था कि कुछ कुछ ऐसे लोग थे, जैसे कि मान लो कांग्रेस में बहुत दिग्गज नेता, अब जो जितने भी बड़े नेता होते थे ना, सिर्फ उन कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता था कि सिर्फ उनकी बात सुनी जा रही है, और जो लोग हैं मतलब उनकी सुन तो रहे लेकिन मान नहीं रहे। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक तरीके से होगा ना कि कोई एक लीडर होगा, ऐसा नहीं था, सब उसमें एक तरीके से लीडर ही थे। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी। अच्छा, इसमें ये बताया हुआ है कि जो विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी में कोई लीडर नहीं था, सब मतलब सबकी सोच पर मतलब काम कर लिया जाता था। लेकिन जो विपक्षी पार्टी थी वो ये कहती थी कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग ही सुनी जाते हैं, कुछ की नहीं सुनी जाती, और इसमें कोई शासक दल भी नहीं है, इस तरीके से मतलब ये आलोचना करती थी कांग्रेस पार्टी की, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। गुटों की मौजूदगी कि यह प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलित साधने का एक औजार कायम करती है। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती रहती थी। अब क्या था, ये जो चीज़ें थी ना, मतलब कांग्रेस के अंदर ही चल रही थी, मतलब कि ये जो आलोचनाएं हो रही हैं सब हो रही है कांग्रेस के अंदर चल रहा है। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। अब जो कांग्रेस है उसने क्या किया, एक तरीके से कांग्रेस तो सबसे पहली पुरानी पार्टी है, तो एक कहते हैं ना एक शासक दल है, शासक मतलब कि राजा, एक तरीके से एक राजा वाली पार्टी थी, तो उसकी भूमिका भी निभाई और विपक्ष की भी, मतलब वो विपक्ष की पार्टी भी रही, और मतलब और भी तो पार्टी होती होंगी ना विपक्ष की, इस तरीके से। इस कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। अच्छा, ये जो जितनी भी सारी चीज़ थी इसको बोलते हैं कांग्रेस प्रणाली, ये जितना भी आपका कालखंड रहा उसको बोलते हैं कांग्रेस प्रणाली। अब इसमें बताया हो विपक्षी पार्टियों का उद्भव, कि जो विपक्षी पार्टी है उनका उदय कैसे हुआ। इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टी नहीं थी। चुनावी परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी के नाम भी आए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी पार्टी थी, जब 1952 का चुनाव हुआ था तो उस टाइम पर और भी पार्टी थी जिन्होंने जो
पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये पार्टी कैसे बनी, कब बनी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जयवंत पार्टी विपक्ष पार्टी थी। मतलब कि उस टाइम पे भी मतलब मान लो कांग्रेस में लोकतंत्र है, बहुदल है, मतलब एक कहते हैं ना कि मतलब एक कांग्रेस पार्टी इतनी एकदम ताकत से जीत रही है, एकदम क्या कहते हैं बहुमत से जीत रही है, लेकिन उस टाइम पे भी क्या था कि विपक्षी पार्टी थी। इनमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से पहले कहीं बन चुकी थी। अब क्या था, जब 1952 का चुनाव हुआ नहीं था उससे पहले ये पार्टी बन चुकी थी, जो विपक्षी पार्टी थी। इनमें से कुछ 60 और 70 के दशक में राजनीतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुछ पार्टी बाद में आई। आज के लगभग सभी पार्टी गैर कांग्रेसी पार्टी से की जड़ें 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी से खोजी जा सकती है। मतलब आज की जो ये पार्टी है, सारी पार्टी किससे हैं, 1950 के दशक की किसी न किसी विपक्षी पार्टी से ही हैं। देन उसके बाद 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को अथवा विधानसभा में कहने भर पे प्रतिनिधित्व मिल पाया। मतलब कि ये जो 1950 में है, ये क्या है, जब लोकसभा में चुनाव हुआ, विधानसभा में चुनाव हुआ, तो फिर क्या हुआ, इनको एक तरीके से इनको प्रतिनिधित्व मिल गया। इन दलों की मौजूदगी ने हमारे शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। अब ये जो विपक्षी पार्टी थी, ये क्या था कि जो लोकतंत्र था एक तो उसको मजबूत बनाया और एक बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई निर्णायक। क्योंकि देखो, जब लोकतंत्र होता है ना देश में, तो लोकतंत्र में क्या होता है, आलोचना आप कर सकते हो किसी की भी। एक विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है एक पार्टी का, क्योंकि अगर एक ही पार्टी का प्रभुत्व चलता रहेगा ना, तो बाद में वो जो लोकतंत्र है उससे वो लोकतांत्रिक देश उसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो विपक्षी पार्टी होना बहुत ज़रूरी है। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित आलोचना की। अब ये जो पार्टी है विपक्षी पार्टी, इसने क्या किया, कांग्रेस की आलोचनाएं की थी इसने। इस आलोचना में सिद्धांतों पर बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल किसको बोल रहा है ये, कांग्रेस पार्टी को, अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। अब क्या था कि ये जो विपक्षी पार्टी थी वो एक तो फैक्ट्स पे बात करती थी, एक तरीके से, है ना, थ्योरी पे बात करती थी। इन सिद्धांतों ने अब जो कांग्रेस है, अब कांग्रेस पार्टी को पता था कि भाई मेरी कुछ विपक्षी पार्टी भी, अगर मैं कुछ भी थोड़ा सा गलत करूँगा या करेंगी, वो पार्टी करेगी, तो एक तरीके से उनके भी मतलब जो भी है इस पार्टी का कहते हैं ना कि वो गिर जाएगी वो पार्टी। तो फिर क्या हुआ कि उनमें शक्ति संतुलन थोड़ा सा वो बदला, मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को क्या रखा, जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतांत्रिक विरोधी बनने से रोका, कि मतलब कि लोकतंत्र को एक तरीके से मान लो उसने कायम रखा। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। अब जो विपक्षी पार्टी में कुछ नेता थे, उन्होंने क्या किया कि आने वाले भारत को मतलब एक कहते हैं ना कि भारत की तस्वीर को संवारने में कुछ बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी, जो विपक्षी दल के नेता थे। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। मतलब जब शुरू में तो क्या था कि भाई कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी थे, तो जो नेहरू जी थे, जो विपक्षी दल के नेता भी थे, तो वो भी उनका सम्मान करते थे। जो विपक्षी दल के नेता थे नेहरू जी का। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला। मतलब कि जब 1952 का चुनाव नहीं हुआ था, तो पहले उसको अंतरिम सरकार चलाती थी। मतलब कोई गवर्नमेंट, मतलब कोई एक तरीके से मतलब कोई एक ऐसी पार्टी नहीं थी, वो अंतरिम सरकार बोलते थे उसको। इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। अब क्या हुआ कि जब मंत्रिमंडल बना, तो उसमें क्या था, मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से विपक्षी नेता थे। जो कांग्रेस नेहरू जी की और गांधी जी की भी नहीं बनती थी, और आपके जो नेहरू जी करे, अंबेडकर जी और आपके जो गांधी जी थे, उनके विचार कभी मिले नहीं गांधी जी से।
और आपके नेहरू जी से भी ऐसा ही था। तो जो विपक्षी नेता थे वो कौन से थे, एक अम्बेडकर थे और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये विपक्षी नेता में शामिल थे। ये भी बहुत दिग्गज नेता अपने आप में। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। ठीक है, जो नेहरू जी थे वो क्या करते, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ अपने प्यार के इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेता को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया। अब क्या थे कि जो समाजवादी नेता थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, उनको अपनी पार्टी में, मतलब नेहरू जी ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था जयप्रकाश नारायण जी को, जो कि वो समाजवादी पार्टी से थे, समाजवादी नेता थे। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद भी लगातार कम होता गया। देन इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन की चरित्र समावेशी था। मतलब ये जो हमारे देश में जो पहला इलेक्शन हुआ वो क्या था, एकदम अनूठा था। और ये जो आंदोलन था वो भी एकदम समावेशी चरित्र का था। इसके अनुयायी कांग्रेस ने की थी, इसकी जो अगुवाई थी वो क्या था, कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्गों और हितों के लोग आकर्षित हुए। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि भाई जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें क्या था कि एक तो कांग्रेस के नेता उसमें शामिल थे, कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर इस पार्टी में एक तरीके से मान लो जो आंदोलन वगैरह था वो कर रही थी। तो जो लोग थे, जो विभिन्न वर्गों के जो लोग थे वो कांग्रेस की तरफ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। अलग अलग समूहों के जो लोग थे वो सामाजिक और विचारधारात्मक रूप में कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। अब क्या था कि कांग्रेस एक सामाजिक भी, वो समाज का ही बहुत भला कर रही थी, है ना, सामाजिक रूप से कार्य करी थी। और विचारधारात्मक क्या था, कांग्रेस का जो गठबंधन था वो उभरा, बहुत व्यापक रूप से उभरा। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई। इस बात से कोई भी नहीं नकार सकता कि जो कांग्रेस है उसने आज़ादी की लड़ाई में कितनी अहम भूमिका निभाई है। और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त हुई। मतलब कि जो कांग्रेस पार्टी है, एक तो वो इसलिए भी इतनी आगे रही क्योंकि उसने जो आपके आंदोलन वगैरह हुए, जो आपकी जो आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें कांग्रेस से कितना मतलब एक पार्टिसिपेट किया, उसकी वजह से एक तरीके से कहते हैं हम आज़ाद हुए, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेता शामिल थे। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता जैसे घटी, वैसे वैसे दूसरों के राजनीतिक दल में महत्व मिलना शुरू हो गया। मतलब क्या था कि बहुत सारे ऐसे नेता थे बहुत ज़्यादा लालसा रखते थे किसकी, सत्ता पाने की, लेकिन वो भी क्या था धीरे धीरे किसमें समाहित होते गए, उसमें कांग्रेस पार्टी में समाहित होते गए। और फिर क्या हुआ कि बाद में वही जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी से निकल गए। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब, अच्छा ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। कल हम क्या करेंगे, कल हमें क्या करना है, कल मैं जितनी भी, अच्छा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या क्या होता है मैं बता दूं कि जैसे कि आ सकता है भारतीय जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के ऊपर टिप्पणी करो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो कल हम क्या करेंगे, जितनी भी जो ये पार्टियां हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये सारे हम इनको कल देखेंगे, कल वाली पार्टी में करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट हो गया वो उस पर मैं निशान लगा दूँगी एक बार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।